नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में यूपी पीसीएस 2022 में जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश पुनर्जागरण के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। थ्रो द लाइट ऑन द नेचर ऑफ रेनेसेंस इन उत्तर प्रदेश इन द 19th सेंचुरी। तो पुनर्जागरण के बारे में बताना है कि 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश में इसका क्या स्वरूप था। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से देखें जो पुनर्जागरण काल के समय में कुछ आंदोलन हुए, कुछ सुधार करने का प्रयास हुआ। एक है उसमें अलीगढ़ आंदोलन जिसको सर सैयद अहमद खान ने लीड किया था। अलीगढ़ आंदोलन ये यूपी से रिलेटेड है। इसके अलावा आगरा में एक था राधा स्वामी मत, ये आगरा में लीड कर रहे थे इसको, एक व्यक्ति हैं दयाल सिंह साहब करके वो। फिर एक है वहाबी आंदोलन जो रायबरेली में चल रहा था। सैयद अहमद बरेलवी इसको लीड कर रहे थे, जो कि मुस्लिम धर्म में सुधार से संबंधित था। तो वहाबी आंदोलन, राधा स्वामी मत, अलीगढ़ आंदोलन। फिर एक हम सहारनपुर में चल रहा था देवबंद आंदोलन। तो ये इसको सैयद अहमद ननौतवी करके कुछ नाम है, वो इसको चला रहे थे। सैयद अहमद ननौतवी देवबंद आंदोलन जो है, माफ़ करिएगा, मोहम्मद कासिम ननौतवी चला रहे थे देवबंद आंदोलन। यहाँ देखिए मैप में, जैसे ये सहारनपुर में था देवबंद आंदोलन जो है ये 1866-67 में से स्टार्ट हुआ था और मुस्लिम समाज को पारंपरिक रूप से जागरूक, नैतिकतापूर्ण और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से देवबंद आंदोलन शुरू हुआ था 1866-67 में। इसका मुख्य केंद्र जो है सहारनपुर था। देख ही रहे हम, सहारनपुर इसका मुख्य केंद्र है। सहारनपुर में जनपद में देवबंद नामक स्थान से ये शुरुआत हुआ था। इसके संस्थापक जो हैं मोहम्मद कासिम ननौतवी थे, मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही, ये भी इनके साथ में थे। इन्होंने इस्लामिक शिक्षा केंद्र मदरसे की स्थापना की, जहां अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसमें देवबंद आंदोलन में जो पश्चिमी शिक्षा है, वेस्टर्न एजुकेशन, और जो इंग्लिश है, इसको प्रतिबंधित कर दिया और कुरान और हदीस को आधार बनाकर शुद्ध इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी। इसमें कुरान और हदीस की पढ़ाई लिखाई कराई जाती थी, एकदम शुद्ध रूप से इस्लामिक शिक्षा थी ये। और शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी के लिए तैयार करना नहीं था, बल्कि इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए धार्मिक नेता तैयार कर मुस्लिम समाज का धार्मिक और नैतिक पुनरुद्धार करना था। देवबंद ने भारत पर विदेशी शासन के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। विदेशी शासन के विरुद्ध इन्होंने जिहाद का नारा दिया और सैयद अहमद द्वारा चलाए गए अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया। इस आंदोलन के प्रबल समर्थक थे शिवली नोमानी। देवबंद आंदोलन के समर्थक थे शिवली नोमानी। इन्होंने 1884-85 में लखनऊ में दारुल उलूम और नदवतुल उलमा, तो दारुल उलूम में ये ध्यान रखें, शिवली नोमानी ने 1884-85 में लखनऊ में दारुल उलूम की स्थापना की। फिर है अलीगढ़ में अलीगढ़ आंदोलन चला था। अलीगढ़ आंदोलन जो है, अंग्रेजी हुकूमत के पक्षधर थे सर सैयद अहमद खान। उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की। ईस्ट इंडिया कंपनी की न्यायिक सेवा में कार्य करते हुए उन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 के विद्रोह में उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया सर सैयद अहमद खान ने। 1857 में सैयद अहमद ने मुस्लिमों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। 1875 में इन्होंने अलीगढ़ एंग्लो
अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल, माफ कीजिए, अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की 1875 में। उद्देश्य क्या था? ताकि मुस्लिमों को आधुनिक शिक्षा दी जा सके, जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो पश्चिमी शिक्षा है, उसको दिया जा सके। इसलिए यानी देवबंद आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन में ये अंतर है यहाँ पे, कि जहाँ पे ये अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिए, वहीं सैयद अहमद खान ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। जहाँ ये जो है कुरान हदीस की पढ़ाई और इस्लामिक शिक्षा की बात करते थे, वहीं ये जो है मुस्लिमों को आधुनिक शिक्षा देने की बात करते हैं। और 1800 इन्होंने जहाँ मदरसे वगैरह खुलवाए, इन्होंने अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो बाद में 1920 में जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से बना। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। दास व्यवस्था और पीरी मुरीदी प्रथा का उन्होंने विरोध किया। तो ये भी ध्यान दें भाई कि इन्होंने दास प्रथा का विरोध किया। और जो पीरी मुरीदी है, पीरी मुरीदी प्रथा, कि पीर को गुरु मान करके उनका मतलब भक्त बनना, श्रद्धालु बनना, इसका उन्होंने विरोध किया। और जो साइंटिफिक सोसाइटी लिखा हुआ है, इसकी स्थापना कब की? तो 1865 में की। इसके 10 साल बाद वो स्कूल बनाए थे, अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्कूल, वो बना था 1875 में। साइंटिफिक सोसाइटी बनाए थे 1865 में। और इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कर अनेक अंग्रेजी ग्रंथों का उर्दू में अनुवाद कराया। इनकी पत्रिकाएं हैं राजभक्त मुसलमान, राजभक्त मुसलमान, राजभक्त मुसलमान इनकी पत्रिका है। और तहजीब उल अखलाक, राजभक्त मुसलमान, तहजीब उल अखलाक, राजभक्त मुसलमान, तहजीब उल अखलाक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। फिर आगरा में राधा स्वामी मत चला। राधा स्वामी मत की स्थापना हुआ था 1861 में। और शिव दयाल सिंह द्वारा चलाया गया। राधा स्वामी मत 1861 में शिव दयाल सिंह द्वारा आगरा में चलाया गया। जैसे मुस्लिम सुधार आंदोलन की तरह हिंदू और सिख समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता के विरुद्ध भी कई आंदोलन हुए थे। उसमें से एक है राधा स्वामी मत। इन आंदोलनों में मुख्य थे एक राधा स्वामी मत, जिसकी स्थापना कब हुआ? 1861 में। शिव दयाल सिंह साहब इसके संस्थापक थे, शिव दयाल सिंह साहब, शिव दयाल सिंह साहब। और इसके सामने कहा कि आगरा में की। इस मत के अनुयायी हिंदू और सिख दोनों थे। इसमें नकली गुरुओं और आडंबर की निंदा की गई। इसके अलावा देखें तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एनी बेसेंट ने 1898 में, क्या 1898 में वाराणसी में, एनी बेसेंट ने 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो देख रहे हैं ये भी 19वीं सदी की ही बात है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जिसे बाद में उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय को समर्पित कर दिया। इस कॉलेज की प्रेरणा से आगे चलकर 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो ये पॉइंट भी ध्यान रहे। एनी बेसेंट ने 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया।
ये सुधार आंदोलन है। इसके अलावा एक है रायबरेली में वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो रायबरेली में शुरू हुआ। यह मूलतः मुस्लिम सुधारवादी धार्मिक आंदोलन था। वहाबी आंदोलन मुस्लिम सुधारवादी धार्मिक आंदोलन जो उत्तर पश्चिम, पूर्व तथा मध्य भारत में सक्रिय रहा। हजरत मोहम्मद साहब के इस्लाम को पुनर्स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो मोहम्मद साहब का जो इस्लाम है उसको स्थापित करना इसका उद्देश्य था। भारत में इस आंदोलन को लोकप्रियता सैयद अहमद राय बरेलवी के कारण मिली, जो अरब के अब्दुल वहाब व दिल्ली के संत शाह वलीउल्लाह से प्रभावित थे। इसका उद्देश्य था दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश से दारुल इस्लाम, इस्लाम का घर में बदलना। तो दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना इसका उद्देश्य था। इसलिए प्रारंभ में पंजाब में सिखों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की गई। बाद में अंग्रेजों द्वारा सिख राज्य को समाप्त करने पर आंदोलन अंग्रेज विरोधी हो गया। पटना इस आंदोलन का मुख्य शक्ति केंद्र था। वहाबी आंदोलन अपनी सांप्रदायिक छवि के कारण कभी भी राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप धारण नहीं कर सका। चलिए अब आते हैं इस पे क्या लिखा हुआ है। 15वीं 16वीं सदी यूरोप की और 19वीं सदी भारत की पुनर्जागरण की सदी मानी जाती है, जिसने धार्मिक एवं सामाजिक जीवन में आमूलचूल बदलाव किए। पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित लोग धार्मिक रीति रिवाज तथा सामाजिक आडंबरों पर तर्क और ज्ञान के बल पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे, जिसने अंततः सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों को जन्म दिया। स्वरूप क्या था इसका? प्रमुख विशेषता सहज सौंदर्य की उपासना थी, तार्किकता पर बल, उसमें पूछा भी हो ना स्वरूप। 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश पुनर्जागरण के स्वरूप पर प्रकाश डाली है। क्या स्वरूप था? तो तार्किकता पर बल, मानवतावादी विचारधारा का विकास, वैज्ञानिक आविष्कार, सामाजिक असमानता को कम करने का प्रयास, स्त्रियों की स्थिति सुधारने में व्यापक प्रयास। अब स्त्रियों की स्थिति सुधारने में जो प्रयास किए गए, उदाहरण दे सकते हैं यहाँ पे कि क्या प्रयास किए गए। स्कूल खोले गए, है ना, और हम कह लें जो सती प्रथा है उसका अंत किया गया। फिर बाल विवाह, उसके खिलाफ जो है प्रयास किए गए। फिर विधवा पुनर्विवाह 1856 में इसके खिलाफ मतलब इसके लिए कानून बनाया गया। तो स्त्रियों की स्थिति को सुधारने में व्यापक प्रयास किए गए। सामाजिक असमानता को कम करने का प्रयास किए, तो इसके उदाहरण दें हम कि जो ज्योतिबा राव फुले हैं उन्होंने प्रयास किया। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने भी प्रयास किए इस क्षेत्र में। फिर हम कुछ और नाम भी उस समय के, रमाबाई, पंडिता रमाबाई, इन लोगों ने भी असमानता को कम करने का और स्त्री के लिए भी काम करने का बहुत सारा प्रयास किया। बाल हत्या के खिलाफ जो है काम हुए। फिर कुछ कानून भी 19वीं सदी में इसीलिए बनाया गया, जैसे कि सिविल मैरिज एक्ट, मतलब जिसको नेटिव मैरिज एक्ट कहते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट 1872। इसमें 14 साल और 18 साल उम्र कर दी गई विवाह की, 14 लड़कियों की, 18 लड़कों की। फिर एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 बनाया गया, जो बहराम जी मालाबारी के प्रयास से बना था। बहराम जी मालाबारी के प्रयास से एज ऑफ कंसेंट एक्ट बना था। इसमें क्या है कि लड़कियों की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी। फिर विधवा विवाह के लिए भी कानून 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया। तो महिलाओं के लिए काम हुआ, महिला शिक्षा के लिए काम हुआ। जैसे कि भोपाल की बेगम ने अलीगढ़ में लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल स्थापित किए। बेगम रुकैया सखावत ने महाराष्ट्र की एक महिला और बेगम रुकैया सखावत और महाराष्ट्र की एक महिला है ताराबाई शिंदे, उन्होंने अपने प्रयास से शिक्षा प्रणाली स्थापित की
और स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखकर पुरुषों के विशेषाधिकारों पर चोट की। ताराबाई शिंदे। फिर शिक्षा प्रसार पर अत्यधिक बल, तो जो चीज़ यहाँ लिखी उदाहरण उसको दें। तार्किकता पर बल, मानवतावादी विचारधारा। अब मानवतावादी विचारधारा में इसको बता सकते हैं सती प्रथा का अंत हुआ, जो दास प्रथा है उसका अंत हुआ 1843 में, 19वीं सदी के बाद ये भी है, तो मानवतावादी विचारधारा है। वैज्ञानिक आविष्कार पर बल दिया गया। सामाजिक असमानता को मिटाने का प्रयास हुआ। स्त्रियों शिक्षा देखी लिए शिक्षा का प्रसार पर अत्यधिक बल हुआ इसी टाइम पे। शिक्षा में देखें अगर उदाहरण 19वीं सदी में, तो 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने अरबी और फारसी भाषा के अध्ययन के लिए कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। 1784 में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की सन 1800 में। ये सब खैर 19वीं सदी की यहाँ तक देखें तो 18वीं सदी की बात है ये। 19वीं सदी में शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रयास हुए उसको हम गौर करें, क्योंकि प्रश्न में 19वीं सदी पूछा हुआ है। 19वीं सदी में शिक्षा में क्या प्रयास हुए तो उस पर गौर करें। एक तो हम देखें 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें 1 लाख रुपए सालाना अनुदान देने की बात की गई थी। फिर 1833 में भारत में ईसाई मिशनरियों को आने की अनुमति दे दी गई, जिससे उन्होंने जो अंग्रेजी शिक्षा है उसको बढ़ाने का प्रयास किया। फिर 1835 में मैकॉले शिक्षा पद्धति आई, इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ और इन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत दिया। फिर 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसके द्वारा 1855 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना हुई और 1857 में, या देखें 1857 में इसी वुड्स डिस्पैच की सिफारिश पर ही कलकत्ता, मद्रास और बम्बई तीनों प्रेसिडेंसी में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। टीचर्स ट्रेनिंग पे बल दिया गया, स्त्री शिक्षा पर बात हुई। फिर हम देखें 1882-83 में हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना हुई और इसका सुझाव था कि केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तक, मतलब इसका सुझाव सीमित था। तो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना हुई और इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार तथा उसके विकास के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए जो उपयोगी विषयों तथा स्थानीय भाषा में हो। ये बात ध्यान रहे कि स्थानीय भाषा पे हंटर शिक्षा आयोग ने बल दिया प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में 19वीं सदी में हम ये बातें कर सकते हैं। 1813 के चार्टर में 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। 1837 में ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई। 1835 में क्या कहते हैं जो विलियम बेंटिक मैकॉले थॉमस बेबिंगटन मैकॉले शिक्षा पद्धति आई, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा पर जोर दिया। 1854 में फिर आया वुड्स डिस्पैच, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसी की सिफारिश पे 1855 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना हुई और 1857 में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। फिर 1882-83 में हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना हुई, जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था और प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में हो इस बात की सिफारिश की।
और भी आयोग वगैरह गठित हुए, लेकिन 19वीं सदी में शिक्षा में मोटा मोटा ये काम हम बता सकते हैं। फिर विभिन्न धर्मों में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए आंदोलन किए गए। तो धर्मों में जो कमी है, हिंदू धर्म में कमी जो थी उसके लिए ब्रह्म समाज ने काम किया, और फिर और भी तत्वबोधनी सभा हो गया, बहुत सारे संगठन ऐसे बने। मुसलमानों में सुधार के लिए अलीगढ़ आंदोलन हुआ, देवबंद आंदोलन हुआ, दारुल उलूम हुआ, फिर क्या कहते हैं वहाबी आंदोलन हुआ। ये सब मुस्लिमों में सुधार के लिए हुआ। और हिंदू और सिख में सुधार के लिए आगरा में राधा स्वामी मत भी चला। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है वो बना 1916 में, मदन मोहन मालवीय ने स्थापित किया। ये सब सुधार हैं। वहाबी आंदोलन 1830 से 60। मुस्लिम समाज सुधारक आंदोलन था सैयद अहमद बरेलवी द्वारा राय बरेली में शुरू किया गया। राधा स्वामी मत 1861 में शिवदयाल सिंह द्वारा आगरा में इसकी शुरुआत की गई। यह मूलतः हिंदू और सिख धर्म से संबंधित था। साइंटिफिक सोसाइटी 1864-65 में सर सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ में इसकी शुरुआत की गई। मुस्लिम समाज में व्याप्त बुराइयों तथा उनकी पश्चिमी शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया गया। इस प्रकार 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने न केवल समाज में व्याप्त कुरीतियों को कम किया, बल्कि एक सुशिक्षित समाज बनाने पर भी अत्यधिक बल दिया। कुछ थ्योरी पोर्शन और पढ़ लें गहराई से, ताकि जीएस पेपर 1 में कुछ और प्रश्न पूछें तो उसको भी किया जा सके। आधुनिक राष्ट्रवाद तथा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का उदय। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं सदी, देखिए यहाँ पे 19वीं सदी लिखा है, के आरंभिक दशकों में ब्रिटिशों ने औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखते हुए भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक रूपांतरण के लिए विभिन्न कदम उठाए। और जो 1857 की क्रांति हुआ था उसके पीछे भी कारण यही था। एक कारण ये था सामाजिक और सांस्कृतिक रूपांतरण या सामाजिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप करना। 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में ब्रिटिशों ने औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखते हुए, औपनिवेशिक हित उसमें था, भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक रूपांतरण के लिए विभिन्न कदम उठाए। इस क्रम में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू किया 1835 के मैकॉले मिनट से। वस्तुतः भारत में ब्रिटिशों ने लैटिन अमेरिका और अफ्रीका की तरह देसी संस्कृति को विस्थापित करने का प्रयास नहीं किया। वस्तुतः भारत में ब्रिटिशों ने लैटिन अमेरिका और अफ्रीका की तरह देसी संस्कृति को विस्थापित करने का प्रयास नहीं किया। वस्तुतः प्राच्यवाद, उपयोगितावाद एवं उदारवाद आदि विचारधाराओं के चलते भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों में भी परिवर्तन हुए, जैसे वाणिज्यिक पूंजीवाद से औद्योगिक पूंजीवाद की ओर। इन परिवर्तनों ने अंग्रेजों को भारत की सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया। अतः भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने तथा समाज सुधार से संबंधित विधि निर्माण करने का यह भी एक कारण था। इसका स्वाभाविक परिणाम था भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त एक बुद्धिजीवी वर्ग का उत्पन्न होना, जो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा से परिचित था। इन बुद्धिजीवियों ने पाश्चात्य जीवन से निकटता महसूस की, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश मॉडल के प्रति आकर्षित होकर उसकी श्रेष्ठता में विश्वास जताया। उधर अंग्रेजों को भी भारतीयों के उद्धारक के रूप में अपनी छवि बनाए रखने के लिए उन्हें भारतीय बुद्धिजीवियों के समर्थन की जरूरत थी। फिर ब्रिटिश भारतीयों के उद्धारक के नाम पर भारत में पश्चिम की औपनिवेशिक संस्कृति का लादन या थोपने के लिए भी
तत्पर थे। लेकिन शीघ्र ही अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय बुद्धिजीवी ब्रिटिश सांस्कृतिक नीति के विरोधाभास को समझ गए। एक तरफ उन्होंने पश्चिम की उदारवादी विचारधारा तथा भारत में स्थापित ब्रिटिश संस्थाओं के बीच के विरोधाभास को समझा, वहीं दूसरी तरफ इस निष्कर्ष पर भी पहुंच गए कि पश्चिमी समाज में समानता के स्तर पर उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। यही वजह है कि पाश्चात्य मॉडल से प्रभावित होने के बावजूद उन्होंने पाश्चात्य मॉडल के विरुद्ध एक प्रकार की प्रतिक्रिया भी दिखाई। भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में ये दोनों तत्व एक साथ मिलते हैं। दूसरे शब्दों में, एक तरफ जहां भारतीय बुद्धिजीवी ने पाश्चात्य मॉडल से प्रेरणा प्राप्त की, वहीं दूसरी तरफ औपनिवेशिक संस्कृति का विरोध भी किया। साथ ही उन्होंने अतीत एवं परंपरा में निहित प्रतिगामी तत्वों पर चोट भी की। इस प्रकार उन्होंने पाश्चात्य तथा परंपरागत भारतीय मॉडल के बीच एक रचनात्मक सामंजस्य लाकर आधुनिकीकरण के लिए प्रयास किया। उस काल के बुद्धिजीवियों द्वारा इस वैकल्पिक आधुनिकीकरण की खोज का निरंतर प्रयास दिखता है। उदाहरण के लिए बंगाल के बुद्धिजीवी अक्षय कुमार दत्त ने तत्वबोधिनी पत्रिका में पाश्चात्य तत्व एवं परंपरागत भारतीय तत्व दोनों के नकारात्मक पहलुओं की आलोचना की। फिर इस वैकल्पिक आधुनिकता की झलक शिक्षण संस्थाओं के विकास में भी मिलती है। वस्तुतः सुधारकों की शिक्षा नीति पाश्चात्य तत्वों से प्रेरित थी, किंतु उन्होंने उसे ज्यों का त्यों नहीं अपनाया, वरन देसी तत्वों के साथ सामंजस्य लाकर एक वैकल्पिक व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया। यह दूसरी बात है कि उनका यह प्रयास अधूरा रह गया। 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को प्रेरित करने वाले कारक 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को प्रेरित करने वाले कारक क्या थे? पहले कारक देख लें। प्राच्यवादियों का प्रभाव, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, ईसाई मिशनरियों का योगदान, ब्रिटिशों द्वारा समाज सुधार के लिए विधि निर्माण करना, नए सामाजिक वर्गों का उद्भव। तो ये कारण थे। 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को प्रेरित करने वाले कारक में प्राच्यवादियों का प्रभाव, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, ईसाई मिशनरियों का योगदान, अंग्रेजों द्वारा समाज सुधार के लिए विधि निर्माण करना। तो 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को प्रेरित करने वाले कारक में पहला है प्राच्यवादियों का प्रभाव। जब प्राच्यवादी चिंतकों ने भारत के अतीत और संस्कृति की प्रशंसा की, तब भारतीय बुद्धिजीवी भी अपनी संस्कृति की ओर आकर्षित हुए। तो प्राच्यवादी माने क्या हुआ? जो भारत की संस्कृति, भारत की भाषा, इन सब से प्रेम करते हैं, उनको मतलब उनमें रुचि रखते हैं। एक नाम है उसमें से जो प्राच्यवादी हैं, एनसीईआरटी क्लास 8 में उनका नाम दिया हुआ है सर विलियम जोन्स। 1784 में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना की थी। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीय बुद्धिजीवियों का एक वर्ग पश्चिमी उदारवादी विचारधारा के संपर्क में आया और फिर उसने अपनी सामाजिक धार्मिक पद्धति की कमजोरियों को समझा। ईसाई मिशनरियों का योगदान। धार्मिक उद्देश्य से ही सही, परंतु ईसाई मिशनरियों ने भी आधुनिक शिक्षा के विकास में योगदान दिया। ब्रिटिशों द्वारा समाज सुधार के लिए विधि निर्माण। जब अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए भारत में समाज सुधार हेतु कानूनों का निर्माण किया, तब भारतीय बुद्धिजीवियों का ध्यान भी भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों की ओर गया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए विभिन्न संगठनों का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंग्रेजों द्वारा बनाए जा रहे कानूनों का न सिर्फ समर्थन किया, बल्कि ब्रिटिश सरकार पर समाज सुधार हेतु कानून निर्माण के लिए दबाव भी बनाया। नए सामाजिक वर्गों का उद्भव। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत होने वाले आर्थिक सामाजिक रूपांतरण के
परिणाम स्वरूप भारत में नए सामाजिक वर्गों जैसे पूंजीपति, बुद्धिजीवी, मध्य वर्ग का उद्भव हुआ। इनके मध्य नवीन विचारों को समाज में आसानी से स्वीकृति प्राप्त हुई। अब भारतीय पुनर्जागरण का बल निम्न कारकों पर था। भारतीय पुनर्जागरण का बल किन कारकों पर था? तो तर्क बुद्धिवाद, मानववाद, क्षेत्रीय भाषा का विकास। भारतीय पुनर्जागरण का बल किस पे था? तर्क बुद्धिवाद को बढ़ाना, तर्क वितर्क को बढ़ाना, मानववाद को बढ़ाना, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास, धार्मिक सार्वभौमवाद, व्यक्तिवाद। भारतीय पुनर्जागरण का बल किस पर था? तर्क बुद्धिवाद। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन एक तर्कवादी आंदोलन था। अतः समाज सुधारकों ने भारतीय समाज और संस्कृति के अध्ययन तथा सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति के लिए केवल ग्रंथों का सहारा नहीं लिया, बल्कि आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी आधार बनाया। उनके द्वारा बाल विवाह की आलोचना इस आधार पर नहीं की गई कि यह शास्त्रों के द्वारा समर्थित नहीं है, बल्कि इस आधार पर भी की गई कि यह लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मानववाद, धर्म और कर्म कांड के स्थान पर मानव के महत्व पर विशेष बल दिया गया। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। इस काल में नवीन चेतना की अभिव्यक्ति संस्कृत भाषा में ही नहीं, बल्कि हिंदी, गुजराती, बंगाली, मराठी, मलयालम आदि भाषाओं के माध्यम से भी हुई। इस काल में क्षेत्रीय भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। धार्मिक सार्वभौमवाद। धार्मिक सार्वभौमवाद से तात्पर्य धार्मिक विभाजन को नजरअंदाज कर देना तथा ईश्वर की एकता एवं मानव के बीच बंधुता पर बल दिया जाना। व्यक्तिवाद। इसमें तर्कवाद एवं व्यक्ति की निजी पहचान पर बल देकर व्यक्तिवादी चेतना को प्रोत्साहन दिया गया। इस काल में धार्मिक ग्रंथ जन सामान्य को उपलब्ध कराए गए, अतः स्वाभाविक रूप से ग्रंथ के विश्लेषक के रूप में पुरोहितों की भूमिका कम हो गई। फिर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की विशेषताएं क्या थीं? कुछ पॉइंट्स में लिखा हुआ है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की विशेषताएं। आइए देखते हैं भाई। इस आंदोलन को प्रेरित करने में पाश्चात्य तथा देशी तत्व दोनों की भूमिका रही। एक तरफ जहां पाश्चात्य तत्वों से इन्होंने सुधार की प्रेरणा प्राप्त की, वहीं दूसरी तरफ देशी तत्वों ने भी इसे प्रेरित और प्रोत्साहित किया। इसे जहां पश्चिम से उदारवाद, उपयोगितावाद, मानववाद, मानवतावाद की प्रेरणा प्राप्त हुई, वहीं भारतीय परंपरा के जैन, बौद्ध, भक्ति आंदोलन जैसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी इसके लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में मौजूद रहे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की क्या विशेषताएं थी उसको देख रहे हैं। तो पश्चिम से उदारवाद, उपयोगितावाद और मानवतावाद की प्रेरणा ली, और भारतीय परंपरा के जैन, बौद्ध और भक्ति आंदोलन जैसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी इसके लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में मौजूद रहे। यद्यपि यह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पाश्चात्य तत्वों से प्रेरित हुआ था, किंतु इसने आगे चलकर पाश्चात्य मॉडल को ही चुनौती दे डाली। यह मूलतः एक समाज सुधार आंदोलन था, अतः समाज सुधार की इसकी मौलिक चिंता थी। किंतु इस काल में धर्म तथा समाज इतना परस्पर जुड़े हुए थे कि बिना धर्म के क्षेत्र में सुधार किए समाज सुधार संभव नहीं था। इसका एक कारण यह था कि अधिकांश सामाजिक बुराइयों के लिए स्वयं धार्मिक कर्मकांड ही उत्तरदायी रहे थे। विभिन्न सुधार संस्थाओं पर दृष्टिपात करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कुछ संस्थाओं की दृष्टि अधिक प्रगतिशील थी, तो कुछ अन्य की दृष्टि अधिक अतीतोन्मुखी तथा पश्चिमगामी थी। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म के अंतर्गत ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, इस्लाम के अंतर्गत अलीगढ़ आंदोलन, पारसी धर्म के अंतर्गत रहनुमाई
महदायासान, मजदायासन। पारसी धर्म के अंतर्गत रहनुमाई, मजदायासन सभा के दृष्टि अधिक प्रगतिशील थी। इसे क्या है? प्रगतिशील। हिंदू में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज। इस्लाम में अलीगढ़ आंदोलन। पारसी में रहनुमाई मजदायासन, रहनुमाई मजदायासन। ये इनकी प्रगतिशील दृष्टि थी। वहीं हिंदू धर्म के अंतर्गत आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी। इस्लाम धर्म में अहमदिया आंदोलन, देवबंद आंदोलन। सिख धर्म में कूका आंदोलन अधिक पश्चिमगामी थे। ठीक। हिंदू धर्म में आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी। इस्लाम धर्म में अहमदिया आंदोलन, देवबंद आंदोलन और सिख धर्म में कूका आंदोलन, ये सब पश्चिमगामी हैं। अगर हम हिंदू सुधारकों पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि इन सुधारकों का समाज सुधार के प्रति नजरिया अलग अलग रहा था। राजा राम मोहन रॉय सुधार के लिए एक सामाजिक माहौल निर्मित करने के पक्ष में थे। वहीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर और रानाडे जैसे सुधारक समाज सुधार के लिए सरकारी विधायन पर निर्भर थे। दूसरी तरफ आर्य समाज एवं रामकृष्ण मिशन जैसी सुधार संस्थाएं अत्यधिक सक्रियता पर बल देकर समाज सुधार को कार्यान्वित करना चाहती थी। यंग बंगाल के नेताओं का मानना था कि उग्र और रेडिकल सुधारों पर बल दिया जाए। ये विशेषताएं थी। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का महत्व क्या था? महत्व, इस आंदोलन के साथ भारत में आधुनिकता का प्रवर्तन हुआ, अर्थात भारत में एक ऐसे आधुनिक समाज का निर्माण हुआ जो युगीन चुनौतियों को स्वीकार कर सकता था। इसने भारतीय समाज की शल्य चिकित्सा कर दी। इसने कठोर जाति व्यवस्था पर प्रहार किया, धार्मिक कर्मकांडों एवं पुरोहितवाद पर चोट की, महिलाओं की दशा में सुधार के लिए कदम उठाए। इस प्रकार भारतीय समाज में उत्थान की प्रक्रिया को बल मिला। इसने प्रचलित सामंती सामाजिक मूल्यों पर चोट की। इसके परिणाम स्वरूप आधुनिक राष्ट्रवादी चेतना का विकास हुआ। क्षेत्रवाद, जातिवाद, लैंगिक विषमता के कम होने से आधुनिक राष्ट्रवाद की चेतना का विकास संभव हुआ। लेकिन आंदोलन की कुछ सीमाएं थी। 19वीं सदी का भारतीय पुनर्जागरण धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र तक ही सीमित रहा। इसे यूरोपीय पुनर्जागरण की तरह भौगोलिक अन्वेषण अथवा वैकल्पिक अन्वेषण का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। ये सीमाएं हैं कि भाई ठीक है, धर्म में सुधार कर दिए, समाज सुधार में काम किया, अच्छी बात है, लेकिन कोई वैज्ञानिक जो खोज है, वैज्ञानिक अन्वेषण है, क्षेत्रीय अन्वेषण है, भौगोलिक अन्वेषण, उस पे काम नहीं हो पाया जैसे कि पश्चिम में हुआ। 19वीं सदी के भारतीय सुधारक एक वैकल्पिक आधुनिकता को लाने में विफल रहे। उनका पाश्चात्य तत्वों के साथ देशी तत्वों को रचनात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास असफल हो गया। यही वजह है कि भारत में बुद्धिजीवी वर्ग पाश्चात्य एवं देशी मॉडल के बीच विभाजित रहा। वहीं पाश्चात्य समर्थक आज भूमंडलीकरण की संस्कृति के कट्टर समर्थक के रूप में उभरे हैं, तो दूसरी तरफ देसी मॉडल के समर्थक परंपरा एवं धार्मिक पुनरुत्थान में लिप्त हैं। समाज सुधार से संबंधित कई संस्थाओं की दृष्टि अत्यधिक अतीतोन्मुखी थी। इसके परिणाम स्वरूप पुनरुत्थानवादी प्रकृति को बल मिला तथा संप्रदायवाद को प्रोत्साहन मिला। जैसे इसमें हम देख लें, देवबंद आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, वहाबी आंदोलन एक प्रकार से देखें उसको भी। कुछ हिंदू सुधारकों ने वेदों की श्रेष्ठता पर बल दिया तथा वेदोत्तर विकास को अस्वीकार कर दिया, जबकि उस समय तक वैदिक परंपरा भी पुरानी पड़ चुकी थी तथा वेदों की कुछ मान्यताओं पर स्वयं भगवद गीता ने प्रहार कर दिया था। समाज सुधारकों ने कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं को तो उठाया, किंतु कुछ अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं की उपेक्षा कर दी।
जैसे छुआछूत के उन्मूलन के लिए कोई विशेष काम नहीं किया। आगे गांधी जी जैसे सुधारक के आगमन के पश्चात इस दिशा में गंभीर प्रयास किया जा सका। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का सामाजिक आधार अभिजात्य था, अतः यह नगरीय क्षेत्र तक ही सीमित था। थोड़ा इस पे गौर कर लें कि पश्चिमी पुनर्जागरण और भारतीय पुनर्जागरण का तुलनात्मक अध्ययन, उनमें क्या समानता थे। दोनों अपनी वैचारिक शक्ति के लिए अतीत की ओर देख रहे थे। यूरोपीय पुनर्जागरण ग्रीक और लैटिन साहित्य की ओर देख रहा था, तो भारतीय पुनर्जागरण वैदिक साहित्य की ओर। यूरोपीय पुनर्जागरण के साथ यूरोप में आधुनिकता का आरंभ हुआ और भारतीय पुनर्जागरण के साथ भारत में आधुनिकता का आरंभ हुआ। यूरोप में इटली में सर्वप्रथम पुनर्जागरण हुआ तथा भारत में बंगाल में उसका सर्वप्रथम आगाज हुआ, इसलिए बंगाल की तुलना इटली से की जाती है। असमानता क्या है दोनों में। भारत में पुनर्जागरण औपनिवेशिक सत्ता के अंतर्गत आया था, इसलिए इसमें उतनी व्यापकता नहीं थी। इसने अपने को मुख्यतः धर्म और दर्शन के क्षेत्र में ही अभिव्यक्त किया, पश्चिम की तरह विज्ञान कला आदि क्षेत्र में नहीं। जहां पश्चिमी पुनर्जागरण में पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन दो भिन्न धाराओं में बंटकर चला था, वहीं भारतीय पुनर्जागरण धर्म सुधार आंदोलन के बीच एक प्रकार का समन्वय देखा जाता है। इसके पीछे कारण था भारत में धर्म व समाज का बड़े स्तर पर जुड़ा होना। यूरोपीय पुनर्जागरण 16वीं सदी में और भारतीय पुनर्जागरण 19वीं सदी में आरंभ हुआ। 19वीं सदी में भारतीय सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले ब्रिटिश राज्य के प्रभाव, इसको देखेंगे। 19वीं सदी में भारतीय सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले ब्रिटिश राज्य के क्या प्रभाव थे, सकारात्मक प्रभाव क्या थे और नकारात्मक प्रभाव। तो 19वीं सदी में भारतीय सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले ब्रिटिश राज्य के प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव स्वरूप, अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव स्वरूप भारत में एक बुद्धिजीवी वर्ग का उद्भव हुआ। सीमित औद्योगिकरण के बावजूद एक पूंजीपति वर्ग तथा एक औद्योगिक श्रमिक वर्ग का उद्भव हुआ। तो सीमित औद्योगिकरण था, लेकिन इसके बावजूद भी पूंजीपति वर्ग और औद्योगिक श्रमिक वर्ग का उद्भव हुआ। अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव स्वरूप बुद्धिजीवी वर्ग का उद्भव हुआ। तो सकारात्मक हैं सब बातें। 19वीं सदी में जो घटित हुआ ब्रिटिशों का प्रभाव में, बुद्धिजीवी वर्ग का उदय, एक शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग, पूंजीपति वर्ग, औद्योगिक श्रमिक वर्ग का उद्भव, ब्रिटिशों के द्वारा सती प्रथा उन्मूलन से लेकर विधवा पुनर्विवाह तक के लिए कानून का निर्माण, भारतीय सुधारकों के द्वारा समाज तथा धर्म सुधार के लिए कदम उठाया जाना तथा इसके लिए अनेक संस्थाओं का निर्माण करना। भारत में ब्रिटिश शासन ने कुछ नवीन परिवर्तनों को जन्म देकर भारत में प्रचलित जाति संरचना को कमजोर करने में भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप 19वीं सदी में दक्षिण भारत एवं पूर्वी भारत में निम्न जातीय आंदोलनों की शुरुआत हुई। नकारात्मक प्रभाव, संयुक्त परिवार प्रणाली टूटने लगी। यूरोपीय तथा भारतीयों के बीच नस्लवादी विभाजन पर बल दिया गया। ब्रिटिशों के आगमन से पूर्व भारतीय समाज में जाति विभाजन व्याप्त था, लेकिन औपनिवेशिक शासन ने जाति विभाजन को समाप्त करने के बदले में सांप्रदायिक विभाजन पर विशेष बल दिया। ये प्रश्न पे गौर करें। क्या भारतीय पुनर्जागरण पर महज पाश्चात्य विचारों का ही प्रभाव था या इस पर देशी परंपरा का भी कोई प्रभाव था? भारतीय पुनर्जागरण पर पश्चिम के साथ साथ देसी परंपरा का भी स्पष्ट प्रभाव पड़ा। कारण, भारतीय बुद्धिजीवियों का एक वर्ग पश्चिमी विचारकों के संपर्क में आया तथा उनसे प्रभावित हुआ।
उसे पाश्चात्य विचार तथा भारत में ब्रिटिश शासन के व्यवहार के बीच अंतर भी समझ में आने लगा। परिणाम स्वरूप उसमें पाश्चात्य तत्वों के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी होने लगी। भारतीय सुधारकों ने पश्चिमी बुद्धिजीवियों में एक प्रकार का नस्लवादी ढंग भी पाया, जिसमें पश्चिम को श्रेष्ठ जबकि अन्य समाजों को हीन समझा गया। इस प्रकार भारतीय बुद्धिजीवियों द्वारा की गई प्रतिक्रिया ने भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को एक प्रकार की दिशा दी। इसी प्रतिक्रिया का परिणाम था कि भारतीय सुधारक अपनी परंपरा की ओर देखने लगे तथा वेदों उपनिषदों भारत की प्राचीन संस्कृति में अच्छी बातों को खोजने का उन्होंने प्रयास किया। इस रूप में भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का स्वरूप पश्चिमी मॉडल से थोड़ा अलग हो गया। क्या इस काल के सभी सुधारकों में पाश्चात्य एवं परंपरावादी तत्व समान रूप से विद्यमान थे? नहीं, किसी में पाश्चात्य झुकाव ज़्यादा था तो किसी में भारतीय परंपरावादी तत्व की ओर झुकाव ज़्यादा था। ऐसा हम नहीं कह सकते, सभी में इसकी मात्रा अलग अलग थी। पाश्चात्य तत्वों की प्रधानता देखिए, हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा संचालित यंग बंगाल आंदोलन में पाश्चात्य तत्व कहीं अधिक थे। हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा संचालित यंग बंगाल आंदोलन में पाश्चात्य तत्व कहीं अधिक थे। डेरोजियो कलकत्ता हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक के पद पर रहे तथा उन्होंने अपने इर्द गिर्द समर्थकों का एक बड़ा जत्था बना लिया और फिर समाज सुधार की ओर अग्रसर हुए। किंतु यंग बंगाल आंदोलन ने बड़ी तीव्रता से परंपरा पर अपना संबंध विच्छेद कर लिया। इससे जुड़ा युवा नेता आधुनिकता के रूप में गोमांस तथा मदिरा पान करने लगा, इसलिए बंगाल के समाज में इन्हें स्वीकृति नहीं मिली। तो ये देखिए, ये पश्चिम से प्रभावित थे बहुत ज़्यादा। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो का था। और पाश्चात्य तत्वों एवं परंपरावादी तत्वों के बीच संतुलन, इस प्रकार का संतुलन हमें ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज के संस्थापकों में देखने को मिलता है। कुछ देखें मुस्लिम सुधार आंदोलन जो यूपी से संबंधित भी हैं, इसलिए देख लें। जो देवबंद आंदोलन है, मतलब वहाबी आंदोलन, देवबंद आंदोलन, ये भी खैर, और अलीगढ़ आंदोलन। जो मुस्लिम सुधार आंदोलन है, इसमें एक है पुनरुत्थानवादी प्रतिक्रिया। पुनरुत्थानवादी प्रतिक्रिया माने कि जो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार की बात करते हैं, इस्लामिक शिक्षा की बात करते हैं, परंपरावादी हैं, अंग्रेजी शिक्षा पश्चिमी संस्कृति का विरोध करते हैं, कुरान हदीस पर बल देते हैं, मदरसा की पढ़ाई पर बल देते हैं, वो सब है पुनरुत्थानवादी प्रतिक्रिया वाले। उसमें एक है फराजी आंदोलन, और फराजी आंदोलन से प्रेरित हुआ था वहाबी आंदोलन, और एक है देवबंद आंदोलन। ये तीन जो है, फराजी आंदोलन, वहाबी आंदोलन, देवबंद आंदोलन, ये तीनों कैसे हैं? पुनरुत्थानवादी प्रतिक्रिया वाले, यानी परंपरावादी इस्लामिक शिक्षा पर जोर देने वाले। फिर मुस्लिम सुधार आंदोलन में ही एक वर्ग है जो पाश्चात्यवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, कहीं ना कहीं अच्छा मानता है। उन्हें प्रतिक्रियावादी भी कह सकते हैं। तो पुनरुत्थानवादी जो परंपरावादी हैं, और प्रतिक्रियावादी जो पाश्चात्यवादी हैं। उसमें अलीगढ़ आंदोलन को पढ़ेंगे, और अहमदिया आंदोलन एक है। तो पहले इसको देखते हैं। एक तरफ ब्रिटिश शासन ने मुस्लिमों को शासक वर्ग के दर्जे से नीचे गिरा दिया, दूसरी तरफ निम्न वर्गीय मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा था। इसने एक प्रकार की पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया। इस क्रम में फराजी, वहाबी, देवबंद आंदोलन को देख सकते हैं, जिन्होंने प्रतिरोध की पद्धति में धर्म का सहारा लिया। फराजी आंदोलन
फराजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में पूर्वी बंगाल के किसानों के बीच प्रारंभ हुआ। वस्तुतः शाह वलीउल्लाह की शिक्षा दिल्ली इस्लाम संगठन की विचारधारा सऊदी अरब की विचारधारा से मिलते जुलते हैं और ये सभी प्रकार की गैर इस्लामी प्रक्रिया को मुक्त कर उसे मूल रूप में स्थापित करना चाहते हैं। कुरान को मुख्य आध्यात्मिक निर्देशक की मान्यता दिलाना चाहते हैं। वहाबी आंदोलन जो मुस्लिम सुधारवादी धार्मिक आंदोलन है और उद्देश्य है इस्लाम को पुनर्स्थापित करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। सैयद अहमद बरेलवी जो है इसके संस्थापक हैं। एक प्रकार से उद्देश्य ये भी है दारुल हर्ब यानी काफिरों के देश को दारुल इस्लाम, इस्लाम का घर बनाना। मुख्य केंद्र पटना था और यहाँ देखें तो रायबरेली था, यूपी में रायबरेली। देवबंद आंदोलन इसके हैं मौलाना हुसैन अहमद। 1866 में इसकी स्थापना हुई। 1866 में मौलाना हुसैन अहमद ने जो है देवबंद आंदोलन की शुरुआत की। और अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने शुरुआत की। कुरान की आधुनिक व्याख्या प्रस्तुत करना, समसामयिक बनाना, मुस्लिम महिलाओं में पर्दा प्रथा का विरोध, आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना। 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की है और 1865 में जो है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की है। लेकिन ये ब्रिटिश राज्य के पक्षधर थे, ये थोड़ी गड़बड़ थी बात। इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखा, असबाबे बगावत हिंद, द लॉयन मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ रिवोल्ट इन बिजनौर। और 1864 में कलकत्ता में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। 1866 में ब्रिटिश इंडियन इंस्टीट्यूट की स्थापना की। और यूनाइटेड सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की भी स्थापना की। तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।